प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का हम लोग डीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट जो निकाला गया था उसके प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। ये लास्ट मॉडल सेट है और फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं और एग्जाम तक विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको असहयोग आंदोलन के बारे में लिखे। असहयोग आंदोलन जो है भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया एक अहिंसात्मक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और उसके सहयोग से भारतीयों का पूरी तरह से असहयोग करना ताकि स्वराज प्राप्त किया जा सके। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, न्यायालय का बहिष्कार, अंग्रेजों द्वारा दिए गए सरकारी पदों, उपाधियों और सम्मानों को त्यागना शामिल था। साथ ही भारतीयों को सरकार के करों का भुगतान न करने और सरकारी सेवाओं में भाग न लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया और खादी तथा चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश सरकार के अन्य दमनकारी कदमों के विरोध में हुई। गांधी जी ने इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित करने का प्रयास किया। आंदोलन का व्यापक जन समर्थन मिला और इसमें छात्रों, किसान, मजदूर तथा विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड में हिंसा भड़कने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ। इस आंदोलन ने देशवासियों में स्वराज के प्रति विश्वास और आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी को जन्म दिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? तो प्राचीन काल में 16 महाजनपदों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। इनमें मगध महाजनपद कई कारणों से विशिष्ट था। इसकी विशिष्ट स्थिति के कुछ कारण निम्नलिखित है। पहला, अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करते हैं। दूसरा, मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर एवं नवीन राजधानी पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा राजगीर अभेद था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था। यहाँ से सभी ओर के लिए सुगम संचार साधन उपलब्ध हैं। तीसरा है, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। चौथा, राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इससे अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध में कोयले के भंडार भी मिले हैं। मगध में अर्थात आधुनिक में झारखंड। पांचवा है, मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य की भूमि उपजाऊ थी, पर्याप्त वर्षा होती थी। इससे उत्पादन बढ़ा, परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। धातु के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। छठा, मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। इसके 2 लाभ हुए। एक तो हाथी दलदली भूमि में घोड़ों से अधिक उपयोगी होते थे। दूसरे, सुदृढ़ दुर्गों को तोड़ने में हाथी सेना उपयोगी साबित होती थी। इससे मगध राज्य सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनकर उभरा। हाथी सेना के अलावा उसके पास
उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार एवं रथ भी थे। इससे मगध को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। 7वां पॉइंट है और लास्ट है, मगध में अन्यायियों की बहुलता थी। ये रूढ़िवादी एवं ब्रह्मवादी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं थे। इस तरह समाज प्रगतिवादी था। इससे भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की खुदाई के पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित थी। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। पहला पॉइंट है इसमें सड़क व्यवस्था। तो मोहनजोदाड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। दूसरा, जल निकासी प्रणाली। तो मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानगार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानगार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नरमोखे मतलब मेन होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। तीसरा है स्नानगार। तो मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ एक विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानगार यह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानगार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। स्नानगार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी। यह स्नानगार उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नगार। तो मोहनजोदाड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नगार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6 की संख्या में थे। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.09 मीटर है। ईंटें। तो ईंटें जो है हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.43 गुने 26.27 गुने 6.35 सेंटीमीटर, समांतर 27.94 गुने 13.97 गुने 6.35 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी के एक आह्वान में समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह आंदोलन को तुरंत आजाद करवाने के लिए आरंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जो है वो जागृत हुई थी। अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। आंदोलन के परिणाम। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम इस प्रकार है। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लिंग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चाहता। आंदोलन की असफलता। तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का ना होना था और सरकार के दमन चक्र का अत्यंत कठोर होना था। असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने हेतु विवश कर ही दिया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक नए भारत की शुरुआत हुई। भारत को स्वतंत्र कराने में विभिन्न आंदोलनों की अहम भूमिका है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली। जैसे पहला पॉइंट है, हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा। उसने हिंदू धर्म की पुस्तकों का अनुवाद कराया। दूसरा, फारसी धर्म के दस्तूर मेहर जी राणा से फारसी धर्म की जानकारी ली। इससे प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना आरंभ की। दरबार में हर समय अग्नि जलाने की आज्ञा दी। तीसरा, अकबर ने जैन धर्म की शिक्षा आचार्य शांतिचंद एवं विजय सूरी से ली। चौथा, सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का कर माफ कर दिया। पांचवा, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण करवाया। इस प्रकार सत्य की खोज करते करते उन्होंने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। अतः उसने 1581 ईस्वी में स्वयं का एक धर्म दीन-ए-इलाही चलाया। इस धर्म के द्वारा वह हिंदू व मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इस नीति के द्वारा अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति एवं एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबंध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। 44 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय को एक महान शासक क्यों कहा गया है? तो तुलु वंश के कृष्णदेवराय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। इन्हें महानतम कहे जाने के निम्न तथ्य हैं। पहला, इनके शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण था। दूसरा, इसके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया। तीसरा,
उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर निर्माण तथा मंदिरों में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर की भी स्थापना की थी। इसके शासनकाल में राज्य हमेशा सामरिक रूप से मजबूत रहा तथा राज्य में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी शासक महान तब कहलाता है जब वह अपने समय की चुनौतियों को समझता हो और उसे निपटने के लिए प्रयास करता हो। इन सभी संदर्भों से कृष्णदेवराय महानतम शासक कहे जा सकते हैं। 45 है, सूफी आंदोलन पर एक लेख लिखे। तो सूफी आंदोलन इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा है जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव पर केंद्रित है। यह आंदोलन धार्मिक औपचारिकताओं और कट्टरपंथी विचारों के विरोध में उभरा, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि, सहविषुणता, करुणा और एकता जैसे मूल्य प्रमुख थे। सूफी संतों ने कविता, संगीत और अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे यह आंदोलन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में एक समावेशी भावना का प्रचार करता था। भारत में सूफीवाद का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय हुआ और वहां कई प्रमुख सूफी संप्रदाय स्थापित हुए, जिसमें चिश्तिया सिलसिला सबसे प्रभावशाली था। सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं जैसे उर्दू, पंजाबी और सिंधी में अपने उपदेशों और साहित्य का प्रसार किया। इन आंदोलन ने धार्मिक विभाजनों को पाटने, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से वंचित वर्गों, महिलाओं और गरीबों को आध्यात्मिक शरण और सामाजिक सम्मान प्रदान किया गया। सूफी संतों ने इंसानियत, भगवान के प्रति प्रेम और सेवा भाव को अपने उपदेशों का केंद्र बनाया और कट्टरता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। सूफी आंदोलन इस्लाम के रूढ़िवादी प्रथाओं से हटकर आत्म अनुभव और प्रेममय भक्ति पर जोर देता है। सूफी समुदाय में गुरु मतलब पीर और शिष्य की परंपरा रही, जहां खानका मतलब धार्मिक केंद्र, ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र थे। सूफी दरगाहें आज भी प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता के प्रतीक है। इस प्रकार सूफी आंदोलन न केवल एक धार्मिक आंदोलन था, बल्कि यह सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक समरसता और आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी था, जिसने भारत की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। 46 है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को उल्लेख करें। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 बैठक हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। तीसरा, संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चौथा, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया है। नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को दिया गया है। भारतीय संविधान लचीलापन एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग है। भारत के संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। तो ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न डीप प्रोजेक्ट के लास्ट मॉडल सेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी समाप्त कर देंगे। तो इतिहास का कंप्लीट जो मॉडल सेट निकला था, सारा का मैंने आंसर बता दिया है। और उन वीडियो को यदि नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।